नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं सब इंस्पेक्टर रेडियो के पद पे नियुक्त आशय राज जी। तो सर से बड़ी मुझे इंटरव्यू का मौका मिला। मैं इनके एक्चुअली सीनियर का इंटरव्यू लेने गया था मैं। तो सीनियर सर तो अभी बहुत बिजी थे, तो उनने फिर हमको सर का से मिलवाया और सर ने इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो फालतू मैं किसी का समय वेस्ट नहीं करूँगा। तो वही जो अपने मोटिवेशनल क्वेश्चन है वो मैं पूछता हूँ सर से। तो सर, सबसे पहले आप अपनी ग्रेजुएशन स्ट्रीम के बारे में बताइए। थैंक यू सर। बेसिकली इंदौर से हूँ, सब इंस्पेक्टर रेडियो के पद पर नियुक्त हूँ। पुलिस अधीक्षक रेडियो कार्यालय उज्जैन में पदस्थ हूँ। इंदौर में फर्स्टली 10th के बाद में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इसके बाद में बीई की मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से ही। और चूँकि पुलिस परिवार से ही रिलेटेड हूँ तो शुरुआत से ही तैयारी का मूड था। फील्ड भी वही थी, तो जस्ट पॉलिटेक्निक के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मैंने। उसके बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसके बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब इंस्पेक्टर क्रैक किया मैंने। और अप्रैल 2016 से उप निरीक्षक रेडियो के पद पर चयनित होकर मध्य प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। वाह यार सर, 2016 की बैच के हैं सर आप। जी। मतलब ना, मैं खुद ही उसमें रनिंग में रह गया था। अरे सर तो आपने तो मेरा दुख वापस आपने ला दिया। तो सर, आपने तैयारी कैसे करी थी? आपने कॉम्पिटिटिव कोचिंग का एक्सपीरियंस बताइए। आपने कॉलेज के साथ ही करी थी या बाद में करी थी? सर, मेरा शुरुआत से यही मानना था कि अगर व्यक्ति स्वयं चाहे तो उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। अगर उसे कोई भी एग्ज़ाम, इवन यूपीएससी भी हमने देखा है कि बहुत से लोगों ने बिना कोचिंग के उन्होंने क्रैक किए। तो कोचिंग का इतना खासा महत्व नहीं होता सर। यही मैं भी मानता था, और उसीलिए मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन सेल्फ की शुरुआत से ही, और घर पे ही पढ़ता था सर। ग्रेजुएशन जब चल रहा था, जब भी पढ़ता था, कोई ज़्यादा ऐसा कुछ मुझे फ़र्क पड़ा नहीं सर। और जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो प्रिपरेशन अच्छी थी सर, तो क्रैक किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप निकल गए सर? हाँ सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपकी तो बहुत कम एज में ही जॉब लग गई होगी सर। हाँ सर, थोड़ा जल्दी। तो सर, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, बुक्स मतलब किन किन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताइए सर सबसे पहले तो आप। सर, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मेरी कुछ ऐसी रही कि कुछ हमारे जो जान पहचान के जो भैया लोग थे, उन्होंने मुझे कभी बताया था कि लूसेंट कुछ होती है। मैंने भी प्रिपरेशन ज़ीरो से स्टार्ट की थी। ऐसा कुछ खासा मेरे पास भी एक्सपीरियंस था नहीं। बहुत सी चीज़ें मैंने अपनी गलतियों से और अपने एक्सपीरियंस से ही सीखी। कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि लूसेंट एक बहुत अच्छी बुक होती है, उसे पढ़ना चाहिए शुरुआत में। तो मैंने अपनी स्टार्टिंग लूसेंट से की थी। लूसेंट की जीके जब मैंने पढ़ी तो मेरी जिज्ञासा जीके की तरफ और बढ़ी। फिर मैंने दूसरी बुक्स लेना चालू की। तो जब मैं दूसरी बुक्स पर गया तो मैं सामान्य खजूरी बाज़ार से जो भी जीके की बुक्स होती हैं वो पढ़ने लगा। उसके बाद में जब मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ी तो मैं फिर दूसरी जीके की बुक्स पढ़ने लगा। लेकिन स्ट्रेटेजी अगर मैं सब इंस्पेक्टर की आपको बताऊं तो सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम में जितना महत्व जीके के पेपर का नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा महत्व हिंदी और इंग्लिश के पेपर का होता है। मेरे सिलेक्शन में कहीं ना कहीं उसी फैक्टर ने काम किया। मैं जीके के साथ में पैरेलली हिंदी और इंग्लिश को प्राथमिकता से पढ़ता था। और हिंदी का पेपर बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है, उसका जो सिलेबस होता है ज़्यादा वास्ट नहीं होता, और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर 70 में से आप 60 से 65 नंबर ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और ये लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश भी जिस प्रकार 30 नंबर में से अगर आप 15 से 16 नंबर भी ला रहे हैं तो आप सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि जो जीके का पेपर होता है, जीके के पेपर में 80% लोगों का वही हाल होता है जो 100% लोगों का होता है। 20% लोग ही उसमें कुछ अच्छा स्कोर कर पाते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आपका सेकंड पेपर हिंदी और इंग्लिश वाला अच्छा जा रहा है तो यू कैन क्रैक एमपीपीएससी एग्ज़ाम, सॉरी सर, एमपीएसआई एग्ज़ाम। आप खुद भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो जी, वही जी। दिखता है, मैं समझ सकता हूँ। मैं एक बहुत बड़ा सवाल सर, कि आप एक दिन में कितने घंटे तैयारी करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मेंटेन करती है। जब स्ट्रगल का टाइम था सर तो किसी किसी दिन में 10-10 घंटे भी पढ़ता था। लेकिन कई बार मैंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई भी उस दिन का कोटा पूरा कर देती थी। मेरा कोई ऐसा शेड्यूल रहता नहीं था सर। घर पे ही प्रिपरेशन करता था कॉलेज के साथ में। लेकिन एवरेज हम माने तो 3 से 4 घंटे पर्याप्त हैं सर। एमपीएसआई एग्ज़ाम के लिए 3 से 4 घंटे प्रतिदिन पढ़कर आराम से क्रैक की जा सकती है सर।
सही है सर। सेल्फ स्टडी सर बहुत मेन। बिल्कुल सर, सेल्फ स्टडी का ही पूरा खेल होता है। मैंने तो देखा, कोचिंग भी अगर आपको पढ़ाएगी तो घर पे आके तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना तो सर सिलेक्शन होना मुश्किल है। आजकल तो सर अपने टाइम तो यूट्यूब भी नहीं इतना होता जी था। जी जी। अब तो यूट्यूब ही है, मतलब मैं हर बच्चे को मैं भी यही बोलता हूँ कि यूट्यूब पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। आज मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, किसी को मैथ्स बिल्कुल नहीं आ सर। रहा, तो आप ट्रिग्नोमेट्री यूट्यूब पे डालोगे तो एक नहीं आपको 50 वीडियोस मिल जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। कोचिंग जाके पैसे बिगाड़ने से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल। कोई भी मतलब नहीं है। तो बिल्कुल सर सर। आपने फिजिकल की तैयारी कैसे करी थी सर? इसका फिजिकल जो रहता है रेडियो पद के लिए वो भी सेम रहता है ना, जिला बल जैसा? हाँ सर, बिल्कुल सेम होता है, पूरी प्रोसेस लास्ट तक सेम होती है। सिर्फ लास्ट में जब पद वितरण होते हैं तब उसमें SIR आपको पोस्ट अलॉट हो जाती है, बाकी सब कुछ सेम होता है सर। और रही बात मेरे फिज़िकल की, तो मैं पढ़ाई के साथ में ही चूँकि पुलिस लाइन में पला बड़ा हूँ, तो ग्राउंड से बहुत पहले से ही मेरा जुड़ाव रहा है, बचपन से ही जुड़ाव रहा है, गेम्स में भी जुड़ाव रहा है। तो फिज़िकल के लिए मैं मल्हार आश्रम ग्राउंड ही जाता था और अपनी टाइमिंग से मैंने वहीं पे ही, उसकी भी मैंने तैयारी अपनी सेल्फ ही की, रनिंग करता था और निकाली। सेकंड थिंग, रनिंग में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम लोग ज़्यादा दौड़ने की कोशिश करते हैं। मेरी आप लोगों को एक टिप ये रहेगी कि जब भी आप सब इंस्पेक्टर की रनिंग की तैयारी करें तो आपको ज़्यादा रनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1-1 घंटा दौड़ते हैं ग्राउंड में, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी कोई कारगर होता है। एट लास्ट आपको 2 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर निकालना है ना, तो आप उसकी वीक में एटलीस्ट 1 टाइम लगाकर 2 मिनट 40 सेकंड में आप दौड़ने की कोशिश कीजिए। बाकी आप 3 से 4 राउंड अगर 400 मीटर के लगा रहे हैं तो वो पर्याप्त हैं, सफिशिएंट, मोर देन है। इसके बाद में आप ज़्यादातर फोकस सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग पे करिए तो आपकी रनिंग आसानी से निकल जाएगी। और ये गोला फेंक और लंबी कूद का कैसे किया था सर आपने? गोला सर, हाइट अच्छी है मेरी, तो गोले में तो मुझे समस्या नहीं आई सर। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं शॉर्ट पुट के बारे में आपको बताना चाहूँ तो शोल्डर में पावर होना चाहिए सर। अगर किसी भी बच्चे का या किसी भी एस्पिरेंट का अगर गोला नहीं जाता है 20 फीट, तो वो जितना अच्छा शोल्डर प्रेसेस होते हैं डम्बल से, बेंचेस से, शोल्डर प्रेसेस से जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा उसका गोला शॉर्ट पुट उतना ही सुधरेगा सर। मेन तो सर रनिंग रहती है सर, रनिंग में ही सबसे ज़्यादा हाँ सर, रनिंग मैंने ये देखा सर कि बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि ज़्यादा दौड़ने पे फोकस करते हैं, तो उनका क्या होता है, जो एक शरीर की लय होती है ना, वो लॉन्ग रनिंग के लिए बंध जाती है, चूँकि वो उसका बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट करता है 800 मीटर पे। जब बच्चे 800 मीटर की तैयारी करें तो उन्हें 800 मीटर की ही करना चाहिए, स्पीड मेंटेन करना चाहिए और रोज़ स्प्रिंट्स मारना चाहिए 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपका 2 मिनट 40 सेकंड में टाइमिंग कम आएगी। सही है सर, बहुत अच्छी एडवाइस दी सर आपने ये। तो सर आपका इंटरव्यू कैसा रहा था? इंटरव्यू का अनुभव कुछ याद है सर आपको? इंटरव्यू सर हमारी एग्ज़ाम में थोड़ा टफ ही था सर, और मेरा इंटरव्यू लगभग 45 मिनट चला था सर, बहुत लंबा इंटरव्यू चला था। और उन्होंने बहुत ही लगभग सभी फील्डों से मुझसे क्वेश्चंस किए थे, जिसमें उन्होंने केस स्टडीज़ भी मुझसे पूछी थी और डिसीजन मेकिंग पूछी थी। उन्होंने मेरी स्ट्रेटेजी पूछी थी, आप कहाँ से आते हैं। जैसे ही मैंने उनको कहा मैं इंदौर से आता हूँ, तो उन्होंने इंदौर के इतिहास से मुझसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू आपका किधर जाएगा ये बहुत हद तक आप पे डिपेंड करता है। जो इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप उसका किस प्रकार जवाब दे रहे हैं, वही डिसाइड करेगा कि आपके आगे का इंटरव्यू किधर जाएगा। अगर जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि वो इंटरव्यू में आप वो शब्द ना बोलें, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यूअर उसी से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और वहीं पे आप फंस जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इस फील्ड में अगर थोड़ा सा भी कुछ बोला तो गाड़ी फंस सकती है, तो आप उसको वहीं रोक दें, सॉरी सर बोल के चुप हो जाएं। सही है सर, बस ये सही है। तो सर ये और नॉकनी और फ्लैट फुट का तो आप बता दीजिए। नॉकनी का बता दीजिए सर। नॉकनी एक्चुअल में जब भी आप नॉकनी अगर आपकी स्वयं की चेक करना हो आपको, तो आप हमेशा जूते उतार कर चेक करें। नॉकनी का मतलब ये होता है कि जब एक सेकंड सर, हाँ साइलेंट कर देता हूँ। हाँ, नॉकनी के बारे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि नॉकनी, वैसे आप लोग जनरली सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। जब भी आप लोग नॉकनी का चेकअप करें तो शूज़ उतार के करिएगा। फर्स्टली
जब भी हम शूज़ पहनते हैं तो जनरली हमारे घुटने जो होते हैं उसके जो बीच की जो गैप होती है ऑलरेडी दूर होती है, तो उससे हमें ऐसा लगता है कि हमें नॉकनी नहीं है, लेकिन पुलिस में नॉकनी सख्ती से चेक की जाती है। नॉकनी और फ्लैट फुट, अगर किसी भी नॉकनी या फ्लैट फुट की अगर परेशानी है तो अगर आप रनिंग करेंगे और ख़ासकर पंजों के बल अगर आप रनिंग करेंगे तो इन दोनों चीज़ों से आपको बहुत मतलब इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत बेनिफिट करेगी। सही है बस। और सर फ्लैट फुट का कैसे चेक करते हैं? अरे तो क्या हो गया, अगले साल फोड़ देना। बाकी के मेरे सारे दोस्त जॉब्स कर रहे हैं, शादी हो रही, घूमने जा रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के नोट्स जुगाड़ रहा हूँ। अब एक साल फिर बर्बाद हो जाएगा। एक काम कर, अपना फोन दे, ये देख क्या है ये? नए साल का नया प्लान। देख, इस साल कोविड ने, कोचिंग्स ने, बिना गाइडेंस की पढ़ाई ने खराब कर दिया, तो अगले साल के लिए नया प्लान तो बनाना पड़ेगा ना। टेस्ट बुक पास 299 पर ईयर में टेस्ट बुक पास के साथ तैयारी करो 200 से ज्यादा एग्जाम्स की और पाओ एक्सेस 12,000 मॉक टेस्ट की। लॉग ऑन टू टेस्टबुक.com या फिर ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। फ्लैट फुट चेकिंग के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ्लैट फुट चेक करने के लिए एक स्पंज, एक ट्रे में स्पंज रखते हैं, उसमें इंक डाल देते हैं। उस इंक स्पंज पे हमें खड़ा होना पड़ता है और उसके बाद में जस्ट उसके बाद में एक वाइट पेपर पे हमें खड़ा होना पड़ता है। उससे क्या होता है कि हमारे जो फ्लैट मतलब फुट का जो इम्प्रेशन होता है वो वाइट पेपर पे आ जाता है। बस उस पेपर को लेकर डॉक्टर चेक करता है, अगर उसे लगता है कि फ्लैट फुट है, जब जो इम्प्रेशन होती है वो पूरी छप जाती है, उसके बीच में कोई आर्क नहीं बनता हमारे पैर के, तो वो उसको एज ए फ्लैट फुट मानते हैं और उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। होते भी होंगे बच्चे बाहर की बहुत rarely। बिल्कुल सर, 20%, 10 में से 2 लोग फ्लैट फुट होते हैं सर। ऐसा मैं भी चेक करूँगा। और सर इसका मेडिकल चेकअप कैसा हुआ था सब इंस्पेक्टर का सर? हाँ सर, मेडिकल में फर्स्टली उन्होंने आंखें चेक की थी सर, इसके बाद में उन्होंने ईसीजी वीसीजी भी की थी सर कि हार्ट बीट ज़्यादा तो नहीं बढ़ती है। इसके बाद में नॉर्मल फिज़िकली कोई डिसेबल्ड तो नहीं है, और फ्लैट फुट नॉकनी भी चेक की थी सर, और भी यूरिन टेस्ट हुआ था, बहुत सारे तरीके के टेस्ट हुए थे सर। और फिर उनकी जांचें आती हैं 1 या 2 दिन बाद, उसके बाद में फिर वो लोग रिज़ल्ट देते हैं सर। तो ये जहाँ पे भी ज़िला अस्पताल में किया जाता है, जहाँ पे भी होता है सर। अच्छा, जिला अस्पताल में होता है ना? हाँ सर, ये जिला अस्पताल में किया जाता है। और सर आपकी ट्रेनिंग कैसी रही थी? ट्रेनिंग के बारे में बताइए। हाँ, ट्रेनिंग पुलिस में ट्रेनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। हम लोगों की ट्रेनिंग अप्रैल 2016 में जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, तो मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी में हम सभी लोगों ने ज्वाइनिंग दी थी, सारे जितने भी सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर्स थे। तो वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स होता है सबसे पहले 3.5 महीने का, जिसमें बेसिक सिखाया जाता है पुलिसिंग का, ड्रिलिंग, रनिंग और सारी वहीं पे होती है। इसके बाद में जो भी जिस कैडर से रिलेटेड होता है उसके लिए वहाँ से उसको रवाना कर दिया जाता है। जैसे हम लोग सब इंस्पेक्टर रेडियो थे, तो जितने भी सब इंस्पेक्टर रेडियो थे 3.5 महीने फाउंडेशन कोर्स करने के बाद में वो हमारी मदर यूनिट PRTS इंदौर, पुलिस रेडियो ट्रेनिंग इंदौर, वहाँ पे हम ही लोग आमद हुए। हमारी आगे के 6 महीने का बेसिक कोर्स PRTS में संपन्न हुआ। उसी प्रकार जो लोग सूबेदार कैडर से थे वो वहाँ पे 3.5 महीने करने के बाद में JNPA सागर चले गए, वहाँ पे उनका आगे का कोर्स हुआ। जो लोग प्लाटून कमांडर कैडर से थे वो लोग APTC इंदौर चले गए, वहाँ पे उनके आगे की ट्रेनिंग हुई। उसी प्रकार जो लोग सब इंस्पेक्टर्स थे वो लोग वहीं भौरी में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू किया। ट्रेनिंग इसके बाद में बेसिक कोर्स होने के बाद में फिर उसके बाद में पासिंग आउट परेड का शेड्यूल होता है। उसके लिए अलग से ट्रेनिंग होती है, लगभग 1.5 से 2 महीना कंटिन्यूस। कई बार रिहर्सल्स होती हैं, उसमें यहाँ तो CM साहब आते हैं, यहाँ तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी आते हैं, यहाँ तो DGP साहब तो मौजूद रहते ही रहते हैं, या फिर गृह मंत्रालय से गृह मंत्री उपस्थित होते हैं। तो बहुत ही सर ट्रेनिंग तो परेड तो बहुत उससे करनी पड़ती है। बिल्कुल रेगुलर करना पड़ती है, उसमें किसी को भी ढिलाई नहीं है। ट्रेनिंग तो आपको करना ही है, उसके बाद में फिर तो ऐसी है। नौकरी एक बार लग जाती है तो सर उसके बाद लाइफ सेट हो जाती है कुल मिला के, तो बस बात यही है। तो सर ये आपकी जॉब प्रोफाइल बताइए सब इंस्पेक्टर रेडियो की, और अभी जो कांस्टेबल की जो रेडियो का पद है सर उसके बारे में भी आपको जितना नॉलेज है सर वो सारा आप बताइए। खासकर स्टूडेंट्स को 12.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा अभी तक, जहाँ तक मैंने आज की तारीख तक देखा है। सर देखिए सर, सब इंस्पेक्टर रेडियो एक पुलिस
उप निरीक्षक संवर्ग का ही एक पद है, ज़्यादा अंतर नहीं है, कार्यपालक बल का ही पद है, एग्जीक्यूटिव स्टाफ में ही काउंट होता है। इसका बेसिकली काम होता है जितने भी रेडियो सेट्स, वायरलेस सेट्स पुलिस को वितरण करना, उसका संचार स्थापित करना, सारे थाना चौकी जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं ज़िले के, उन सभी का संचार अपने हेडक्वार्टर से बनाना, उनके रेडियो सेट्स का मेंटेनेंस करना। इसके बाद में दूसरी चीज़, अगर हम रेडियो का दूसरा मेन काम देखें, ज़िले में जितने भी सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल्ड हैं उनको मेंटेनेंस करना, उसकी फुटेज को मेंटेन करना और उससे रिलेटेड सारे काम करना। तीसरा काम अगर हम मुख्य देखें तो जितनी भी जितने ज़िलों में FRV वाहन मतलब डायल 100 के वाहन जितने भी चल रहे हैं उसका पूरा मेंटेनेंस पूरा रेडियो के द्वारा ही किया जाता है। चौथी चीज़ अगर हम मुख्य देखें तो जितनी सिमें वितरित हैं पुलिस विभाग में, सभी को एक CUG सिम दी हुई होती है जो सभी मतलब शासकीय कर्मचारियों को प्रदाय होती है, जिनकी आपस में कॉलिंग फ्री होती है, उसका पूरा मेंटेनेंस रेडियो शाखा से ही होता है। और भी बहुत से छोटे मोटे काम है, ड्रोन मेंटेनेंस, इसके बाद में VMS हैं, ऐसे 2-4 काम हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड सारे काम सब इंस्पेक्टर पोस्ट एज अ बैकबोन जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और प्रदेश स्तर पर बखूबी संभाल रही है और संभालती है। और सब इंस्पेक्टर पोस्ट, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि किसी भी विभाग में एज अ बैकबोन काम करती है। सारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो उनके सारे निर्देश जो ड्रॉ करते हैं, जो विड्रॉ करते हैं, वो सारे सब इंस्पेक्टर्स को ही करते हैं। सब इंस्पेक्टर की ही जवाबदेही होती है कि वो उन सारी योजनाओं को, उन सारे ऑर्डर्स को क्रियान्वित करवाएं। उसी प्रकार हम लोग भी काम करते हैं। तो अगर हम रेडियो की हायरार्की पे अगर थोड़ी सी नज़र डालें तो इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है, भदभदा रोड पर, पुलिस दूरसंचार संगठन मध्य प्रदेश भोपाल, जहाँ पे ADG लेवल के अधिकारी उसके विभाग अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद में जब हम थोड़ा सा डाउन जाते हैं तो MP को 6 जोनों में बांटा गया है, जिसमें एडिशनल रैंक के पुलिस अधीक्षक रेडियो उस जोन को संभालते हैं। इसके बाद में जोन के अंदर जब हम जाते हैं तो जोनों को जिलों में डिवाइड किया गया है। एक ज़िले को संभालने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर रैंक के इंस्पेक्टर रेडियो को सौंपी जाती है। उसके अंतर्गत सब इंस्पेक्टर्स, ASIs, हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स काम करते हैं। उनका मुख्य काम ज़िले में संचार व्यवस्था सुचारू रूप से मुहैया कराना एवं उसका मेंटेनेंस करना, दूसरी FRV वाहनों का अनुरक्षण करना और ज़िले में जितने भी कैमरे लगे हैं CCTV फुटेज का संधारण करना, उससे रिलेटेड सारे काम करना। सर का दूसरा सवाल था कि कांस्टेबल रेडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया रेडियो डिपार्टमेंट के बारे में, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के बारे में, वायरलेस भी बोलते हैं इसको। तो इस विभाग में पूरा काम टेक्निकली बेस्ड है। पुलिस की टेक्निकल विंग के रूप में काम करता है टेलीकॉम विभाग। जितने भी टेक्निकली एक्टिविटीज़ पुलिस विभाग में होती है, हो रही है, भविष्य में होगी, वो सारी रेडियो विभाग के द्वारा ही की जाती है। जैसे कि आपने देखा कि इसका पूरा परिदृश्य ही टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इस कारण से 2020 की कांस्टेबल परीक्षा में कांस्टेबल की एलिजिबिलिटी ITI कर दी गई है। ITI करने के कारण ये रहा कि जो भी कांस्टेबल अगर पुलिस टेलीकॉम विभाग में अगर पदस्थ होता है तो उसको टेक्निकली नॉलेज रहे। जैसा अभी 4000 पोस्ट आई हैं, उसमें से 350 कुछ पोस्टें, शायद मैंने एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, हाँ, उसके आसपास ही है। हाँ, 300-350 पोस्टें आरक्षक रेडियो की हैं, जिसमें कम से कम ITI मांगा है। अपर पोस्ट अगर उससे ज़्यादा एलिजिबिलिटी अगर हम देखेंगे तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हो, उसके बाद में और देखें तो BE किया हो, और उससे और अच्छा हो तो ME किया हो फिर तो कुछ भी कर सकता है आदमी, लेकिन मिनिमम अगर हम देखें तो ITI एलिजिबल होना चाहिए। सेकंड थिंग कि जो रनिंग होती है, जो फिज़िकल इसका जो होता है, वो इक्विवेलेंट है कांस्टेबल की, कांस्टेबल आरक्षक रेडियो की। तो ये सर बस आपके कुल मिला के देखें तो आपके जूनियर रहेंगे ये, और जो आप निर्देश देंगे वही काम कांस्टेबल रेडियो को जी। एक्चुअल में जो काम करते हैं वो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल्स ही करते हैं विभाग में, भले वो जिला बल के हों या कोई भी बल के हों।
इंस्पेक्टर लेवल पे तो सुपरविजन आ जाता जी है। जी जी, सब इंस्पेक्टर लेवल से सुपरविज़न चालू हो जाता है सर। सही है सर ये। पुलिस विभाग जिला बल पुलिस विभाग में ही टेलीकॉम विभाग जिला बल से बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करता है। इसके बाद में जो ड्यूटीज़ जिला बल करते हैं उन्हीं के साथ में पुलिस हम लोग भी ड्यूटी करते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि वो कहीं सुपीरियर हैं या कहीं हम कम सुपीरियर हैं, हम भी उन्हीं के साथ में पूरी ड्यूटीज़ करते हैं। अगर ज़िले में एलो कंडीशन बनती है तो हम लोग वहाँ पे होते हैं। कोई धार्मिक आयोजन होता है तो हम भी उन्हीं के साथ में ड्यूटीज़ करते हैं। तो कभी भी आप ये ना समझें कि ये उस विभाग के हैं या ये उस विभाग के हैं, सारे विभाग मिलजुल कर काम करते हैं और जनता को एक सुरक्षात्मक शहर मुहैया कराने में सभी लोगों का एक जैसा ही सहयोग होता है। और क्या पूछना था अपनों को? एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा था पॉलिटेक्निक के बारे में, है ना? हाँ, पॉलिटेक्निक के बारे में बता दीजिए सर, ये डिप्लोमा के बारे में। हाँ, आप लोगों को मैं एक चीज़ और ये बताना चाहता हूँ कि जो SIR की पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर रेडियो की जो पोस्ट होती है, वो निकलती सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स के साथ में ही है। इसमें सूबेदार, प्लाटून कमांडर्स, सब इंस्पेक्टर्स जिला बल के और QD के और अपने फिंगरप्रिंट के और रेडियो के, इन सभी की साथ में ही एग्ज़ाम होती है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि SI रेडियो के लिए वो लोग भी एलिजिबल होते हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक मतलब या तो इलेक्ट्रॉनिक्स या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो आप SI रेडियो पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये चीज़ बहुत से लोगों को पता नहीं होती, भले ही आपका ग्रेजुएशन हुआ हो या ना हुआ हो। तो मैं आप सभी को एक चीज़ और ये बताना चाहता हूँ कि जो भी जिसने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, जनरली लोग 10th के बाद ही ये डिप्लोमा करते हैं। उसके बाद में 3 साल का डिप्लोमा होता है। तो जब आदमी फर्स्ट ईयर में होता है तभी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हुए लोग सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो आप भी या आपके जान पहचान में जो भी लोग हैं वो ये वाली जानकारी उनसे आप साझा करिए कि अगर वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से तो वो सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल है। हाँ सर, अच्छी जानकारी दी सर आपने। ये बच्चे अभी फॉर्म भरने का शायद समय निकल गया है कि है, देखता हूँ मैं। हाँ अच्छा, और सर आप फाइनल टिप्स दीजिए सर स्टूडेंट को भी जो आगे की जो फ्यूचर की प्रिपरेशन कर रहा है अपनी तरफ से। जी, टिप्स के नाम पे तो सर मैं एक चीज़ यही देना चाहूँगा कि आप अगर अभी स्ट्रगलिंग एज में हैं, अगर आप अभी कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ही करें, बाकी सारे काम अभी तो एटलीस्ट बंद कर दें। क्योंकि प्रिपरेशन सिर्फ अभी की जा सकती है, जो चीज़ें आप अभी कर रहे हो वो जीवन भर की जा सकती है। इसलिए प्रायोरिटी आप एग्ज़ाम को दें और सबसे पहले एग्ज़ाम क्रैक कर लें। इसके बाद में जो आप अभी कर रहे हो ना, वो सारी चीज़ें करने में आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। घूमना फिरना, बिल्कुल, दोस्ती यारी, घूमना फिरना, रात भर जगना, PUBG खेलना, जो भी कर रहे हो आप, ये सारी चीज़ें अगर आप कहीं पर पहुंचने के बाद करोगे ना तो ये सारी चीज़ें और मज़ा देंगी। और दूसरी चीज़ आपको एक और मैं बताना चाहूँगा कि जब आप ये चीज़ें करोगे ना तब आपको कोई टोकेगा भी नहीं, इवन आपका मन भी आपको नहीं टोकेगा। अभी तो आपके मन को मार के वो सारी चीज़ें करते हो। आपको मन में कहीं ना कहीं होता है कि यार मुझे पढ़ाई करना चाहिए लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप सब अभी बंद कर दें, क्योंकि मेहनत सिर्फ एक बार करना है और ये सारी चीज़ें आप जीवन भर कर सकते हैं। तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। सेकंड थिंग कि अपने आप पे विश्वास रखें। अगर आपको ये पता है कि मैं क्रैक कर सकता हूँ तो आपको उस एग्ज़ाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको अगर आपके मन में ही डाउट है कि यार मैं ये क्रैक कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो फिर तो आप हमेशा मझधार में ही अटके रहेंगे, 1-2 नंबर से हमेशा फेल होते रहेंगे। सही है, बहुत काफ़ी टफ रहता है सर जी उस टाइम, क्योंकि तैयारी तो मैंने भी की है सर, आपने भी की है, तो जी कंटिन्यूअसली कम से कम 8 से 10 घंटे तो मैं तो इतना कंसिस्टेंसी बना जी के जी जी रखनी सर, चाहिए रहती मैं है। भी पढ़ता था सर 8 से 10 घंटे। लेकिन अगर मैं मानूं तो अगर आप 3 घंटे भी ईमानदारी से अगर पढ़ रहे हैं ना, बिना अपने आप को धोखा दिए, अपनी तैयारी को धोखा दिए, तो वो सफिशिएंट होते हैं। सही है सर, सही है।
तो सर वास्तव में सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। मैं क्या बताऊं आपको, मैं खुद सोच खो जाता हूं जब भी किसी सब इंस्पेक्टर का जी इंटरव्यू सर। लेता हूं ना, तो मैं खो जाता हूं कि यार काश मैं भी होता। नहीं सर, आप अभी भी अच्छी जगह हैं। हाँ, पर ऐसा रहता नहीं कि सर जो चीज़ जिसके लिए अपन ने मैं मूल रूप से हर बच्चा जो आज तैयारी करता है केवल सब इंस्पेक्टर के लिए ही करता है। मैंने जी। भी वही की थी। सबको अपने कंधे पे ये 2 सितारे चाहिए रहते हैं मिनिमम, तो उसके बाद डीएसपी के बारे में सोचते हैं बच्चे। बिल्कुल सर। अब खैर जो अपनी किस्मत, जैसी अपनी किस्मत। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरी तरफ से सर को सैल्यूट कि एमपी पुलिस के सर इम्पोर्टेंट शाखा में है सर। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सर। और फ्रेंड्स आप पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।